हेलो बच्चों। हम पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स में डिफरेंस होता है। जो आप डे टू डे लाइफ में न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं वो आपका पॉलिटिक्स में आएगा, और जब आप एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पर एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो वो आपका पॉलिटिकल साइंस के दायरे में आएगा। पॉलिटिकल साइंस में इस बात को डिटेल में दिया जाता है कि किस तरह का किसी भी कंट्री में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वहाँ पर जो इलेक्शन होते हैं उसके क्या प्रोसेस हैं, वहाँ पर किस तरह से किसी भी मिनिस्टर को चुना जाता है, उस देश में जो सारी गतिविधियां हैं जो भी पॉलिटिकल एस्पेक्ट में आती हैं उनको कैसे कंडक्ट करवाना है, ये आपका पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में आएगा। और उस कंडक्ट को जब फॉलो किया जाता है रियल लाइफ में या प्रैक्टिकल लाइफ में तो वो आपका पॉलिटिक्स में आएगा। जो भी डे टू डे लाइफ में आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि आज संसद में ये हुआ, आज विपक्ष में बैठी पार्टी ने इस तरह के सवाल पूछे, या आपस में इस तरह की लड़ाइयां, जो दो अलग पद पर बैठे व्यक्ति हैं उनमें आपस में लड़ाई हो रही है, वो चाहे सीएम और गवर्नर को लेकर के हो, वो स्टेट या आपका सेंट्रल को लेकर के हो, इसके जो भी आपके डे टू डे लाइफ के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं वो आपको नहीं पढ़ना, वो पॉलिटिक्स में आता है। आपको उससे अवेयर रहना है, लेकिन उसमें आपको इंडल्ज होके नहीं पढ़ना है क्योंकि वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। हमें पॉलिटिकल साइंस में आकर के डिटेल में पढ़ाई करनी है। तो जो पहला चैप्टर है इसका नाम है पावर शेयरिंग। तो पावर वर्ड से ही हमको समझ में आ रहा है। अब सवाल ये है कि अगर किसी भी चीज में शक्ति निहित है, किसी व्यक्ति में अगर शक्ति निहित है तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करने की क्या जरूरत है। सिंपल एग्जाम्पल में समझिए, जो आप माइक्रो टू मैक्रो का अप्रोच लेके हम चलते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, क्योंकि लोगों से मिलके परिवार बनता है, परिवार से मिलके आपका समाज बनता है, समाज से धीरे धीरे आपका जो भी अलग अलग धर्म जाति संप्रदाय बनता है, और इन्हीं से एक राष्ट्र बनता है। राष्ट्र बिना जनसंख्या के कुछ भी नहीं है। अगर जनसंख्या ही नहीं है, जनता ही नहीं है, तो फिर आप शासन किस पे करेंगे। शासन करने के लिए जनसंख्या का होना जरूरी है। तो ये जो डिफरेंस है, तो सिंपल वे में अगर हम एक फैमिली के टर्म्स में बात कर रहे हैं, मान लीजिए आपके घर में फादर हैं, ठीक है। अब आप उसे इस तरह से देख सकते हैं कि जितना भी वो सब कुछ संभाल रहे हैं, फाइनेंशियल जितना भी है आपके फादर संभाल रहे हैं, तो आप उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर की तरह देख सकते हैं। मदर आपकी घर संभाल रही हैं या जॉब कर रही हैं, आप उन्हें होम मिनिस्टर की तरह देख सकते हैं। आपके दादा और नाना के पक्ष को आप प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की तरह देख सकते हैं। मतलब ये देखने का एक अप्रोच हो सकता है, जरूरी नहीं आप देखें, जब आप डिटेल में समझ जाएंगे तो उन चीजों को वैसे आप कनेक्ट करके देख सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर मान लीजिए आपके घर के सारे फैसले आपके पिताजी लेते हैं, और यदि आपके पिताजी गलत फैसले लेने लगे किसी भी वजह से, किसी भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से, अगर आपके फादर गलत डिसीजन लेने लग जाएं तो उनको कौन रोकेगा। घर का जो भी मुखिया है, जैसे घर के मुखिया पिताजी हैं, ठीक वैसे देश के मुखिया आपके राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, जो भी इस तरह आप हायरार्की में देखेंगे तो वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के मुखिया हो गए। तो घर के मुखिया और देश के मुखिया को आप आमने सामने रख करके देखिए तो आपको अंदाजा होगा। तो ठीक उसी तरह आप अपने घर के सारे निर्णय अपने फादर से पूछ के लेते हैं। अगर किसी भी रीजन से वो गलत डिसीजंस लेने लगे तो आप अपनी लाइफ को कैसे बचाएंगे। ठीक उसी तरह एक नेशन के कंटेक्स्ट में, एक राष्ट्र के कंटेक्स्ट में, अगर देश में ऊंचे पदों पर बैठे व्यक्ति गलत निर्णय लेने लगते हैं तो उनको कौन रोकेगा।
वहीं से ये कॉन्सेप्ट आता है पावर शेयरिंग का। अगर एक व्यक्ति में या एक संस्था में सारी ताकत निहित होगी, सारी पावर एक जगह सेंट्रलाइज होगी, और अगर वो गलत निर्णय लेने लगते हैं तो उन्हें कौन रोकेगा। यहीं पर आपका रिलेशनशिप आता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। ये जो त्रिकोण है ये इसीलिए बनाया गया है और पावर को इसीलिए डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, पावर को शेयर किया गया है, जिससे किसी एक के पास सारी शक्तियां ना हो। संसद का काम है कानून बनाना और फिर उसके बाद कार्यपालिका या प्रशासन, इनका काम है उन्हीं बनाए हुए कानूनों को या जो भी आपका पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का काम है वो आपका कार्यपालिका के हाथ में है। और यदि जो भी ये कानून बना, सही कानून निर्मित हुआ या नहीं हुआ, क्या है कैसे है, और उनका जो क्रियान्वयन किया जाता है कार्यपालिका के द्वारा, इन दोनों पर बराबर रूप से नजर रखने का काम है जुडिशियरी का, न्यायपालिका का। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव सही ढंग से काम कर रहे हैं, संविधान के दायरे में रहते हुए अपने सारे काम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इस काम के लिए जुडिशियरी है। जुडिशियरी इन दोनों पर बराबर नजर रखती है और अगर किसी भी तरह की कोई गलती होती है या अपनी सीमाओं का उल्लंघन होता है तो जुडिशियरी खुद वहां पर हस्तक्षेप करती है। इसीलिए जुडिशियल एक्टिविज्म का भी कॉन्सेप्ट है। अब ऐसे में सिंपली आपको ये समझना है कि मान लीजिए आपके आसपास कोई भी घटना होती है तो आप सबसे पहले पुलिस के पास जाते हैं। क्या हो अगर पुलिस सपोर्ट करने की बजाय आप ही का अपोज करने लगे या आप ही के खिलाफ काम करने लगे, तो पुलिस को रोकने के लिए फिर आपके पास जुडिशियरी की पावर है। तो फिर आप जुडिशियरी अप्रोच करेंगे, जुडिशियरी बीच में इंटरवीन करेगी और फिर वो ऑर्डर करेगी अकॉर्डिंगली कि क्या होना चाहिए। तो ठीक इस तरह से काम होता है। इसीलिए जो पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है उसमें सिंपल सी बस इतनी सी बात है कि किसी भी एक व्यक्ति के पास या किसी भी एक संस्था के पास अगर पावर होगी तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो व्यक्ति गलत करेगा। अगर आपकी क्लास में ही कोई व्यक्ति या कोई बच्चा ऐसा हो जो काफी हट्टा कट्टा हो, तगड़ा हो, हृष्ट पुष्ट हो और वो हमेशा अपने से छोटे बच्चों को जो शारीरिक कद में उनसे छोटे हैं उनको हमेशा परेशान करता रहता हो, उसे क्या कहेंगे? बुलिंग करना या किसी को परेशान करना। तो जब वो बच्चा दूसरों को तंग करता है क्योंकि वो क्लास में सबसे फिजिकली मजबूत है तो वो अपने आसपास रहने वाले हर बच्चे को बुली करता है। तो फिर आप क्या करेंगे? आप उस बच्चे से तो लड़ नहीं सकते क्योंकि वो सबसे ताकतवर है। तो आप फिर जाते हैं अपने क्लास टीचर के पास, उनसे अप्रोच करके कहते हैं कि ये बच्चा हमें तंग कर रहा है। तब फिर वहां से टीचर आते हैं और आपको बचाते हैं या उस बच्चे को फर्दर गाइडलाइन देते हैं या पनिशमेंट देते हैं। तो ठीक इसी तरह हमारी पूरी सोसाइटी काम करती है कि जब आपको कोई संस्था या कोई व्यक्ति तंग करने लगता है तब आप अपने से ऊपर अप्रोच करते हैं और वो लोग फिर इंटरवीन करके आपकी मदद करते हैं। इस पूरे प्रोसेस में ये समझना है स्टेट वर्सेस सिटीजन। सिटीजन का मतलब हम, एक आम व्यक्ति के पास अपने कुछ निहित अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार है उसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। उन राइट्स को प्रोटेक्टेड रखने का काम जुडिशियरी का है और हमें प्रोटेक्ट करना और हमारी जो बेसिक लाइफ है वो प्रॉपर वे में रेगुलेट हो, उसे कोई दूसरा डिस्टर्ब ना करे, इसके लिए अलग अलग संस्थाएं होती हैं और अलग अलग संस्थाओं को शक्तियां दी जाती हैं। इसीलिए पावर शेयरिंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी एक इंस्टीट्यूट इस तरह से व्यवहार ना करे या वो ऐसा ना हो जाए कि किसी भी तरह से आताताई हो जाए या एक्सप्लॉइट करने का काम करे। तो पावर शेयरिंग क्या है? कोई भी संस्था या व्यक्ति एक्सप्लॉइटेटिव ना हो जाए, इसके लिए पावर को शेयर किया गया है, एक जगह सेंट्रलाइज नहीं रखा गया है।
और हर डेमोक्रेसी में ये डिमांड होती है कि पावर को शेयर किया जाए। अगर डेमोक्रेसी से पहले भी हम मान लीजिए राजाओं की बात करें, तो राजा का मन तो करेगा कि इसको टांग दीजिए, इस व्यक्ति के साथ ये कर दीजिए, इसके साथ गलत कर दीजिए। तो राजा जब जिसे चाहे किसी के साथ भी गलत कर सकता है। तो क्या अगर वर्तमान में ऐसी परिस्थिति होगी तो हम उसे तानाशाही कहेंगे। डेमोक्रेसी का सिंपल सा मतलब है लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार ही हम पर शासन करती है। हम ही ने चुना है जिनको, वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं और संसद में बैठते हैं और हमारे लिए कानूनों का निर्माण करते हैं। तो ये जितनी भी संस्थाएं हैं वो हमारे लिए ही काम कर रही हैं, बस हमें कई बार जागरूकता नहीं होती, प्रॉपर लेवल ऑफ अवेयरनेस नहीं होता, तो हम डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं करते हैं। अगेन हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। दो कंट्रीज दी है, बेल्जियम एंड श्रीलंका। एक अलग से मैपिंग सेगमेंट में डाल दूंगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। मैपिंग में वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज है प्रॉपर कॉन्टिनेंट वाइज देख लीजिए, और उसके बाद इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उनको देख लीजिए, एटलीस्ट जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको देख लीजिए, तो आपको जो मैपिंग का पूरा आइडिया है, होल सिनेरियो पता चल जाएगा। यहाँ पर हमने दो कंट्रीज को एग्जाम्पल में लिया है। पहली कंट्री है उसका नाम है बेल्जियम, दूसरी कंट्री है उसका नाम है श्रीलंका। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, आई हैव अ सिंपल इक्वेशन इन माइंड, शेयरिंग पावर इज इक्वल टू डिवाइडिंग पावर इज इक्वल टू वीकनिंग द कंट्री। तो क्या पावर को शेयर करने या डिवाइड करने से हम कंट्री को वीक कर रहे हैं? नहीं, हम एक तरह का बैलेंस अप्रोच लेकर के चल रहे हैं। अभी जो बात मैंने समझाई कि मान लीजिए अगर आपके फादर किसी भी रीजन से गलत डिसीजंस ले रहे हैं, तो अगर आपके फादर की जितनी पावर है उतनी अगर आपके मदर की भी पावर है तो आप मदर को अप्रोच करेंगे, और जो डिसीजन गलत हो रहा था कोशिश करेंगे वो बैलेंस हो जाए। ठीक उसी तरह एक नेशन के कंटेक्स्ट में होता है, जब हम एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी को देखते हैं कि अगर कोई फैसला गलत हो रहा है तो हम उसमें इंटरवीन करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो पावर को डिवाइड करने का मतलब किसी भी राष्ट्र को कमजोर करना नहीं है, बल्कि एक तरह का बैलेंस अप्रोच बनाना है। बेल्जियम जो है वो एक छोटी सी कंट्री है, कहाँ की? यूरोप की। और उसकी तुलना किससे की गई है बेल्जियम की? कि हमारे जो हरियाणा स्टेट है उससे भी छोटा है। जो बेल्जियम कंट्री है वो हरियाणा से भी छोटी है। किस कंटेक्स्ट में? जो क्षेत्रफल है जिसे हम एरिया कहते हैं, एरिया के कंटेक्स्ट में हरियाणा से भी छोटा क्या है? बेल्जियम है, जो कि एक छोटा सा देश है। कहाँ का? यूरोप का। इसके जो बॉर्डर हैं वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से कनेक्ट करते हैं। अभी हम आगे मैप भी देखेंगे, आप बुक खोल के देख सकते हैं। इस पेज पे नीचे जो मैप दिया है उसमें डिटेलिंग दी गई है। तो इसके बॉर्डर्स किस किस से जुड़े हुए हैं बेल्जियम के? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। ये बॉर्डर्स बताने का क्या मतलब है? जब भी कोई बॉर्डर किसी से जुड़ा होता है किसी भी देश में, दो अलग अलग देश हैं उनके बीच ही बॉर्डर होगा, लेकिन दो अलग देशों में एक जैसी साझी संस्कृति भी होती है। एग्जाम्पल के लिए, ये जो भी बाउंड्रीज या बॉर्डर्स बनाए गए हैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट में, ये सब आपस में बैठकर पॉलिटिकल सेटअप में डिसाइड किया गया कि कौन सा हिस्सा किसके पास रहेगा। इन टर्म्स ऑफ शासन कह लीजिए, इन टर्म्स ऑफ आप गवर्नमेंट या गवर्नेंस कह लीजिए, बट बेसिकली कभी भी ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट में किसी भी तरह का डिवाइडेशन नहीं होता है। ये ठीक ऐसा है कि आपने मान लिया कि एक बड़ा जमीन का हिस्सा है, इसके उस तरफ तुम रहोगे, इसके इस तरफ हम रहेंगे, तो ये पॉलिटिकल लाइन हो गई।
लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए भूकंप आने वाला है तो उस लाइन के उस पार भूकंप आएगा और इस पार नहीं आएगा, क्योंकि ज्योग्राफिकली ये पूरा हिस्सा जुड़ा हुआ है। तो जब भूकंप आएगा तो बॉर्डर के इधर भी बॉर्डर के उधर भी प्रॉपर पूरी की पूरी दुनिया हिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि इधर असर ना हो और केवल उतने में हो। तो जो पॉलिटिकल लाइंस है ये मैन मेड लाइंस है, और जो ज्योग्राफिकल लाइंस हैं वो नेचुरल हैं। उसमें आप किसी तरह का डिवाइडेशन नहीं कर सकते। ज्योग्राफिकल लाइन का मतलब है कि यहाँ तक आपका मैदान है, इसके आगे आपका समुद्र है, यहाँ तक मैदान है, इसके आगे नदी है। वो नेचुरली बने हुए आपके टोपोग्राफिक रीजन्स होते हैं। ऐसे में जो भी देश आपके आसपास होते हैं उनकी जो भी संस्कृति है उसका प्रभाव आप पर होता है, या फिर कई बार एक ही ज्योग्राफिकल डिवीजन से डिवाइड होकर के नेशंस बने होते हैं। एग्जाम्पल, इंडिया से निकल के ही वेस्टर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न पाकिस्तान बना है, जो कि आगे चल के ईस्टर्न पाकिस्तान आपका बांग्लादेश हो गया, और जो वेस्टर्न पाकिस्तान था वो अभी भी वेस्टर्न पाकिस्तान ही है। लेकिन अगर आप बात करें लोगों के कल्चर की, तो वो कल्चर बहुत डिफरेंट नहीं होगा। अगर आप बंगाल के लोगों को देखेंगे या वहां रहने वाले जो मुसलमान होंगे, उनकी लगभग साझी संस्कृति वैसे लोगों की होगी जो पूर्वी पाकिस्तान में हैं। एक सीमा खींच देने मात्र से पूरा विभाजन नहीं हो जाता। यहाँ तक कि रहन सहन, पहनावा, बोलचाल और भाषा भी एक जैसी दिखती है। सिंपल वे में हम स्टेट की ही बात करेंगे तो हम इंटरनेशनल बाउंड्री की बात कर रहे थे नेशन के कंटेक्स्ट में। अगर हम स्टेट की ही बात करें तो आप उत्तर प्रदेश में ही ईस्टर्न यूपी में जब आप जाना शुरू करेंगे तो ईस्टर्न यूपी और बिहार, यहाँ पर लगभग लगभग भोजपुरी भाषा देखने को मिलती है। और इन्फ्लुएंस काफी हद तक वेस्टर्न यूपी तक तो नहीं है, लेकिन आपके मिड यूपी तक इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। तो आप किसी पॉलिटिकल लाइन से ये तय नहीं कर सकते कि यहाँ के लोग इस भाषा को बोलेंगे और यहाँ के लोग इस भाषा को बोलेंगे। भाषा को लेकर के लंबे समय से विवाद रहा है। वर्तमान में भी दक्षिण भारत में जो हमारा साउथ इंडिया है वहां पर भी भाषा को लेकर के विवाद है। हमें ये समझना है कि जब भी हम इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट हो, इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो, पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो, जहां पर भी रिसोर्सेज हैं लोग वहीं पर जाएंगे। ये सिंपल सी समझने वाली बात है। महाराष्ट्र में यूपी और बिहार के ज्यादा लोग रहते हैं क्योंकि महाराष्ट्र में डेवलपमेंट के ऑप्शंस ज्यादा हैं। मुंबई में बॉलीवुड है, मीडिया कल्चर है, वहां पर उस तरह का इन्वायरमेंट है। तो जो भी छोटी सिटीज के लोग हैं वो निकल के वहां जाना शुरू करते हैं, और ऐसे में वहां रहने वाले व्यक्तियों को, महाराष्ट्र में रहने वाले व्यक्तियों को कई बार ये लगता है कि हमें जो नौकरी है वो नहीं मिल पा रही, क्योंकि ये बाहर से आने वाले लोग हमारी नौकरियों पर कब्जा कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी क्षेत्र विशेष में जो आपके रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज अनलिमिटेड कभी नहीं होते, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और अगर लोग बढ़ जाएंगे तो क्या होगा। एक सिंपल एग्जांपल, फिर से हम माइक्रो टू मैक्रो देखते हैं। आपके घर में 4 लोग रहते हैं, मम्मी पापा, आपका भाई या बहन, या 5 लोग रहते हैं। अब अचानक से आपके घर में 10 लोग आके रहने लग जाएं तो क्या होगा। इमेजिन करके देखिए, आपके घर का जो राशन है, जो आपका कंजम्पशन था, वो आपका कम से कम 10 टाइम्स बढ़ेगा। तो आप कैसे मैनेज करेंगे, पहली प्रॉब्लम आ गई। अब आपको राशन ज्यादा लगेगा, खाना पीना रहना, तो अब राशन ज्यादा लगने के लिए फिर पैसा जो आप कमा के ला रहे हैं, जितने में अपना घर चला रहे थे, वो पैसा ज्यादा लगेगा। तो इस तरह की जो परिस्थितियां हैं, अब आपके घर में मान लीजिए टॉयलेट एक है, लोग बढ़ गए तो टॉयलेट में बर्डन हो गया, तो खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, रहना, चलना, बोलना सब प्रभावित हो गया। क्योंकि आपका जो घर है उसमें 4 लोग, मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि क्या सही है और क्या गलत है, हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं कि क्या होता है।
तो एग्जैक्ट वे में अगर 4 लोगों के रहने का आपका छोटा सा ठीक ठाक घर है, उसमें 10 लोग आके रहने लग जाएं तो क्या होगा? तो आपके हिस्से का होगा, कई बार ऐसा होगा कि किचन में खाना बना, वो 10 लोग खा गए और आप भूखे बैठे हैं। तो सेम यही सिचुएशन एक स्टेट के कंटेक्स्ट में होती है। जब यूपी बिहार के लोग किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं, या फिर सेम यही प्रॉब्लम नेशन के कंटेक्स्ट में भी होती है। अभी हाल में ही अमेरिका ने बहुत से लोगों को डिपोर्ट कर दिया इंडिया और भी अदर कंट्रीज में। उस डिपोर्टेशन के पीछे का रीजन क्या था? वही रीजन था कि अगर वहां पर इंडिया के लोग या अदर कंट्री के लोग जाकर रहते हैं, वो ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा मेहनती होते हैं, वहां रहने वाले नेटिव अमेरिकन कुछ हद तक आलसी होते हैं, या उनको फैसिलिटीज मिलती है तो वो उतना काम नहीं करते। यहाँ से गया व्यक्ति 14, 16, 18 घंटे काम करता है, अच्छे पैसे लेता है, अच्छी सैलरी लेता है, अच्छा घर और सब कुछ बना लेता है। तो वहां रहने वाले लोगों को लगता है कि हम पीछे रह गए, हम गरीब रह गए, दूसरी जगह से आया हुआ व्यक्ति यहाँ रहा, इसने चीजें बनाई, घर बनाया, गाड़ी लिया, सब कुछ है और एक अच्छी लाइफ लीड कर रहा है। साथ ही हो सकता है अपने ही देश से अपने और परिवार के लोगों को बुला ले। तो फिर ऐसे में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन जनरेट होती है, आपस में दो वर्गों के बीच लड़ाई होती है। वॉर और सिविल वॉर में डिफरेंस है, वो अभी हम आगे देखेंगे वॉर को लेकर के क्या पर्सपेक्टिव्स हैं। तो ठीक वही चीज जब यहाँ पे यूपी बिहार के लोग महाराष्ट्र में जाते हैं, वहां उनको दिक्कत होती है, तो वहां के शिवसेना के लोग या अदर जो भी संस्थाएं लोग बनाते हैं, उस संस्थाओं के लोग वहां से वहां से यूपी और बिहार के लोगों को खदेड़ने का काम करते हैं, जिससे कि ये लोग लौट जाएं और वो सारे काम हमें वापस मिले। सिंपल भाषा में एक छोटा सा रीजन है, मान लीजिए 5 किलोमीटर का रेडियस है, वहां पर मान लीजिए 1000 दुकानें हैं। अब अगर मान लीजिए उन 1000 दुकानों में 400 दुकान में महाराष्ट्र के लोग हैं और 600 दुकानों में यूपी और बिहार के लोग हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके मन में नफरत पैदा होगी कि जो हमारे लोग हैं वो बेरोजगार रह जा रहे हैं, हमें फैसिलिटीज नहीं मिल रही। तो वो क्या कोशिश करेंगे कि बची हुई 600 दुकान खाली करा दो, इन्हें अपनी जगह भेज दो, तो ये जो 600 दुकानें खाली होंगी इसमें भी हम अपने लोग बिठा देंगे। तो आए दिन आप सुनते हैं कि मराठी बोलने को लेकर के लड़ाई होती है, या लोग ये कहते हुए सोशल मीडिया पे दिख जाएंगे कि हमारी भाषा ही बोलो, अगर बाहर से आए हो तो हमारी भाषा बोलनी पड़ेगी। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अभी भी नॉर्थ इंडिया में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अच्छे नहीं हैं, तो लोगों को पढ़ने के लिए साउथ इंडिया पलायन करना पड़ता है। और एक बार जो व्यक्ति साउथ इंडिया चला गया पढ़ने के लिए, फिर वहीं पे वो जॉब करेगा, वहीं पे मैरिज करेगा, वहीं पे सेटल होगा, वहीं पे उसकी फैमिली होगी। तो जो नॉर्थ इंडिया का आदमी साउथ इंडिया में बसता है, तो वो साउथ इंडिया के लोगों को कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि ये लोग पूरा आके हमारे रिसोर्सेस पे कब्जा कर रहे हैं, और दोनों के जो कल्चर हैं वो काफी डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं इश्यूज पैदा होते हैं। तो भाषा को लेकर के जो चलने वाली लड़ाई है वो आज की नहीं है, सदियों से चलती आ रही है। और जब भी कोई पॉलिटिकल बाउंड्री से, मतलब कोई एक बॉर्डर है, उसकी वजह से इधर और उधर दो देश हैं, संभवतः हो सकता है उनकी भाषा एक ही हो या थोड़ी बहुत डिफरेंट हो, या फिर प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है जहां पर एक ही एरिया में दो देशों की अलग अलग भाषा होती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है। अगर हम भारत की ही बात करें तो यहाँ पर कई भाषाएं हैं, हर क्षेत्र की अपनी भाषा है। अगर आप साउथ इंडिया में ही चले जाएंगे तो आपकी चाहे वो मलयालम हो या फिर अलग अलग भाषाएं, यहाँ पर आप आ जाएंगे तो पता चला कहीं अवधी है, कहीं मैथिली है। ये भाषाएं और बोली में फर्क है। मूलतः अगर आप भाषा की बात कर रहे हैं तो आप हिंदी और उर्दू भाषा ही रख लीजिए। यहाँ तक कि अभी भी बहुत से काम प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में, कहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियरी में बहुत से काम जो डे टू डे लाइफ में होते हैं, वहां पर उर्दू वर्ड्स यूज किए जाते हैं। रोजनामचा है, तफ्तीश है, इस तरह के जो शब्द हैं, तहरीर है, ज्यादातर शब्द उर्दू के हैं। तो ये भाषा है। ठीक उसी तरह हर क्षेत्र की अपनी बोली होती है। तो ये जो भाषाओं और बोलियों का परिवर्तन है,
ये किसी भी राजनीतिक सीमा का मोहताज नहीं होता। पॉलिटिकल जो बॉर्डर है वो तो खींच दिया जाता है, लेकिन ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स की वजह से ही लैंग्वेज होती है और इस लैंग्वेज को लेकर के ही कई बार विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कहाँ की, बेल्जियम की, जो कि यूरोप का एक छोटा सा एरिया है जिसके बॉर्डर्स में फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग है। तो पॉसिबिलिटी है कि एक तरफ फ्रेंच बोलने वाले लोग भी होंगे। तो अभी जो हमने कहा कि इसीलिए कि जो पॉलिटिकल बाउंड्री है उसके खींच देने भर से जो क्षेत्र की साझी संस्कृति है वो परिवर्तित नहीं हो जाती है। ठीक इसी तरह अब हम इसके जो आगे का जो कॉन्सेप्ट है बेल्जियम को लेके और श्रीलंका को लेकर के, दोनों ही जगह पर भाषा को लेकर के ही विवाद हो रहा है, या जो भी सिविल वॉर जैसी कंडीशन बन रही है वो भाषा को लेकर के ही है। जब एक समूह या एक संगठन या एक भाषा के लोग आपस में एकत्रित होकर के संसाधनों पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं, वहां से समस्या पैदा होने लगती है। जो भी बहुसंख्यक होगा वो राजनीतिक रूप से अपना प्रभुत्व हासिल करने की कोशिश करेगा, मतलब पॉलिटिकल स्फीयर में वो खुद अपना कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करेगा। जो भी आपका मेजॉरिटी में ग्रुप होगा, तो जब मेजॉरिटी ग्रुप कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो दूसरा वर्ग है, जो अल्पसंख्यक रह जाएगा, जो माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी जब बाकी चीजों पर कंट्रोल करेगा तो माइनॉरिटी को कहीं ना कहीं लगेगा कि मैं पीछे रह गया। तो जब माइनॉरिटी को लगेगा कि मैं पीछे रह गया तो फिर वो रिटेलिएट करेगा, उन संसाधनों, उन रिसोर्सेस के लिए लड़ाई करेगा, और फिर इसी कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग सिविल वॉर के तौर पर देखते हैं। जब कॉन्फ्लिक्ट का स्तर छोटा है तो उससे पुलिस डील कर लेती है, लेकिन जब वो धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो जाए कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और स्फीयर में बदलाव के लिए आपस में लड़ाई की स्थिति पैदा होने लगे, तो वो सिविल वॉर की कंडीशन कही जाती है। तो जो हम अभी अगली क्लास में जो पढ़ेंगे बेल्जियम और श्रीलंका में, वो सिविल वॉर की सिचुएशन को ही दिखाने का काम कर रहा है।